जनाब ने अभी एक इंटरव्यू दिया मिस्टर फैजू को, जो कि अपना एक चैट प्रोग्राम चलाते हैं जिसका कि नाम है लॉन्ग ड्राइव मिस्टर फैजू। इसमें वो गाड़ी में किसी भी सेलिब्रिटी को लेकर जाते हैं और आधा घंटे ड्राइव करते हैं। उस आधा घंटे के अंदर उनसे कुछ सवाल के जवाब मान लेते हैं और वही सब जो है एक प्रोग्राम के रूप में अपलोड कर देते हैं। अभी तक वो काफ़ी सारे प्रोग्राम बना चुके हैं। उनके कुछ प्रोग्राम जो है ना काफ़ी चर्चित भी हुए हैं। अगर अभी की बात करें तो जब झलक दिखलाजा चल रहा था उस प्रोग्राम में भी फ्रेंड वाले वीक में वो आए थे अपने फ्रेंड को चीयर करने के लिए। और अभी रिसेंटली फराह ने जो अपना नया चैनल शुरू किया है उसने भी इनको लेकर जो है एक व्लॉग बनाया जिसमें कि वो खाने के लिए कहीं बाहर लेकर गई थी इनके साथ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है जो कि इसी तरीके से इंटरव्यू करते हैं और अपने इंटरव्यूज़ को यूट्यूब पर डालते। अब इस क्वेश्चन आंसर सेशन में इस बार जो बारी थी वो जनाब की बारी थी। और जनाब से उन्होंने जो घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। हालांकि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं थे पर कुछ क्वेश्चन जो वो थे वो बहुत स्ट्रेट थे, लेकिन जनाब ने उन सारे क्वेश्चनों से, इस टाइप के सारे क्वेश्चनों से कन्नी काट ली और साफ झूठ बोलकर साइड में निकल गए। उन्होंने जो कुछ सवाल पूछे उसमें डब्बा और इनके मैडम के रिलेशन के बारे में पूछा। उसके अलावा जो इनकी कमाई होती है क्या वो उसकी शेयरिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, मैडम और जनाब कैसे मिले थे और उनकी शादी कैसी हुई, इस तरह के कई सारे सवाल पूछे। और भी इसके अलावा भी कुछ सवाल थे कि जो आप सुनना चाहेंगे। तो सारी चीज़ें हम एक साथ बताते हैं आपको। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो जैसा कि होता है जो भी इंटरव्यू लेता है अगर किसी का लेता है तो सबसे पहले जो शुरुआत करता है ना तो उसकी जर्नी से शुरुआत करता है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपकी जर्नी कैसी रही, यहाँ तक का मुकाम जो है आपका कैसा रहा। और फिर जनाब फिर वो ही अपना सब घिसा पिटा रागल आपने लग गए कि वो पहले कैसे तरह से थे, कितने गरीब थे। लेकिन उसमें जो बताया वो खाली जो स्टोरी सुनाई वो भोपाल की स्टोरी सुनाई, वहाँ मौधा की कोई स्टोरी नहीं सुनाई कि मौधा में क्या हुआ था, क्या हमारा काम था या कैसे थे हम वहाँ पर। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में वो कुछ करना चाहते थे। और देखो क्या कहना चाहते थे, क्योंकि अम्मी ने ये कहा था कि मैं तुम्हें टेलीविज़न पे देखना चाहती हूँ। बड़ा अजीब सा सपना था। नॉर्मली लोग बाग कहेंगे कि फिर फिल्मों में देखना चाहता हूँ या फिर जो डॉक्टर बनने के देखना चाहता हूँ, पायलट बनना देखना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहती है। तो इस तरह से जो सपने जो इस तरह के होते हैं माँ बापों के, ये जो सपने आए बड़ा अजीब सा सपना है कि भैया मैं आपको टीवी पे देखना चाहती हूँ। इन्होंने पहले मॉडलिंग में हाथ आजमाए, वो भी इनका नहीं चला। और फिल्मों वगैरह में इन्होंने कोशिश करी, उसमें भी ये बाहर निकाल दिए गए, इन्होंने खुद से कहा। उसके बाद में एक चांस मिला कि जब इनके किसी मित्र ने इनको ऑडिशन देने के लिए बताया कि भाई आप आ जाना, वहाँ पे ऑडिशन चल रहे हैं, चले जाना। उसके बाद में जनाब ने ऑडिशन दिया। ऑडिशन के काफ़ी समय बाद में उनको एक कॉल आई और उसके बाद में ये पहुँच गए मुंबई। तो जब तक कुछ इमोशनल स्टोरी ना हो, स्टोरी में मज़ा नहीं आता। तो इमोशनल स्टोरी में ये था कि जब वो वहाँ पर आए तो क्योंकि उन्हें बिल्कुल डे एंड नाइट बेसिस पे बुला लिया गया था, तो वो जो है ट्रेन में बिना बुकिंग के पूरा रास्ते खड़े खड़े आए। इज़ इट पॉसिबल? लेकिन लगता है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। और अपने स्ट्रगल के पीरियड को उन्होंने बताया कि किस तरह से वो स्ट्रगल पीरियड उनका रहा था। सवाल पूछा कि मैडम के और डब्बा के रिलेशन कैसे हैं। देखिए, देखना तो ये चाहिए कि दोनों के दोनों ननद भाभी हैं। तो ननद भाभी के रिलेशन को कौन नहीं जानता, ननद भाभी का रिलेशन है। लेकिन उसने ऐसा क्यों पूछा है, स्पेशली ये क्यों पूछा कि इन दोनों के रिलेशन कैसे हैं। इसका मतलब जो भी र्यूमर्स नहीं किए ये कि जो भी बातें सोशल मीडिया पे सारी चल रही हैं और उस पर धड़ाधड़ वीडियो बनती हैं और जिस तरह के एटीट्यूड ये दिखाते हैं उससे साफ जाहिर है इनके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हैं। इसलिए ये सवाल किया गया कि भाई चलो कुछ सच्चाई या कुछ बात ये बताएंगे या कुछ करेंगे। लेकिन एज यूजुअल ये तो आइडियल लोग हैं, ये बिल्कुल ही ऐसे आए हैं कि जिनमें कहीं कोई दाग धब्बा होना ही नहीं चाहिए। सारे दाग धब्बे ऊपर से ही धुलकर आए हैं। तो एज यूजुअल जनाब ने बिल्कुल मना कर दिया और आइडियल तरीके से बता दिया नहीं, दोनों में बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है। जो भी जिसको चीज़ पसंद आती है वो बता देती है। अब वो बता देती है भाभी मेरे को ये चीज़ अच्छी लग रही है, वो अच्छा लग रही है। भाभी कहती है हाँ ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब एक नॉर्मल सा, बिल्कुल ही नॉर्मल सा एक आंसर दे दिया। जबकि सबको पता है कि शादी के बाद में रिलेशन कितने ज़्यादा ख़राब हो गए। कई महीने तक तो व्लॉगों में आमना सामना भी नहीं किया। आमना सामना तो छोड़ दीजिए, व्लॉग में नाम लेना तक बंद कर दिया था। सिर्फ एक परछाई सी रखी जाती थी। परछाई ये कि भाई भाभी जो है क्योंकि वॉशरूम में थी इसलिए मैं चली गई, और उसने भी ये कह दिया कि भाई मैं वॉशरूम में थी और वो मेरे से मिलने आई लेकिन वो बिना मिले चली गई। कितना ज़्यादा इनके रिलेशन ख़राब थे ये हर एक कोई जानता है।
पर सच जो है ना सबसे बोला नहीं जाता, तो इसलिए यहाँ पे भी सच सामने नहीं आया। अब इसके बाद में अगला सवाल आता है इस बात के लिए कि जनाब आपके और डब्बा के रिलेशन कैसे हैं? आप लोगों में व्यूज़ के लिए होड़ तो नहीं लगती कि भैया मेरे व्यू ज़्यादा आ रहे हैं, तेरे तो कम आ रहे हैं, तेरे व्यू ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? जनाब इसको भी बिल्कुल सफाई से जो है अलग करके कहते हैं। जब व्लॉगिंग की शुरुआत करी थी तो हम लोग जो है ना टूर्स वगैरह पर जाया करते थे, तो हमने सोचा कि इतने ज़्यादा टूर हो जाते हैं तो अब क्या, तो ये तो कुछ अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद में क्या किया, तो सब ने मिलकर समझौता कर लिया। और समझौता क्या किया कि जो मेन जो इवेंट होगी वो जनाब दिखाएंगे भाई, मलाई मलाई वो वहीं पर जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। और उसकी जो प्रिपरेशन है कि वो कैसे कैसे क्या क्या ब्रिंगिंग हुई उसकी, वो सारी चीज़ें वो मैडम के हक़ में आएंगी, क्योंकि वो उनसे अच्छा तो कोई होम मेकर और हाउसवाइफ है ही नहीं। और इसके बाद में उनकी भाषा में मानूँ तो बचा कुचा जो है ना वो डब्बा के खाते में चला जाएगा। अब उनका कहने का तरीका क्या था? कहने का तरीका ये था कि उसने ये कहा कि फिर ठीक है मैं अपना कंटेंट जो अपने आप निकाल लूँगी, आप दोनों इस तरह से कर लो। ग्रेट। अब आपने को पता लगा कि एक ही व्लॉग को या एक ही इवेंट को तीनों के तीनों दिखाते हैं, तो कैसे करके दिखाते हैं। और अब आ जाती है बारी जनाब की लव स्टोरी के बारे में कि आप अपनी लव स्टोरी के बारे में बताइए। अब जनाब जो है सबसे पहले कहते हैं कि मैं 2011 में पहली बार जो है मिला था मैडम से, जबकि ये कोरा कोरा झूठ बोल दिया। 2010 के पता नहीं कितने सारे फोटोग्राफ हैं सोशल मीडिया पे आज भी हैं, जो मैडम जो एक्स हस्बैंड थे ना उनकी बर्थडे वगैरह पार्टी में ये लोग जो वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जनाब का उनके घर में आना जाना था। अब जनाब कहते हैं वैसे तो मैं उसमें लीड एक्टर था, लेकिन लीड एक्टर वाला मेरे पास कोई रोल नहीं था, यानी कि उसमें जो भी था वो महिला प्रधान, यानी कि जो मैडम थी, मैडम और सिस्टर यानी जनाब की सिस्टर जो बनी हुई थी, इन दोनों का रोल ज़्यादा था और इनको ही ज़्यादा दिखाया जाता था। तो बताइए, जनाब ये कहते हैं इसलिए मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सीरियल छोड़ दिया। आपको निकाला गया था उससे। आप खुद बता रहे हो कि 500 एपिसोड आपने उसके पूरे किए हैं। जिसको वो रोल पसंद ना आ रहा हो, जिसके रोल में दम ना हो, जो रोल अहम ना हो, वो आप 500 एपिसोड तक खींचते रहे। जनाब सही बात तो ये है कि उससे आपको निकाला गया था। अब जनाब का कहना यह है कि जब मैंने शो छोड़ दिया उसके बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो कुछ और था भाई, ये तो कुछ और था, यानी कि ये खाली मेल मिलाप नहीं था। और तब जनाब को रियलाइज़ हुआ और उसके बाद में इन लोगों का जो है अफेयर शुरू हुआ। और उसके बाद में 2013 की बात है कि जब ये कहना है कि हमारा जो है ये सब अफेयर शुरू हुआ, और उसके बाद में 2015 में इन्होंने शादी कर ली। सारी डेट्स और ये सब जो है फर्जी और झूठी हैं, सिवाय मैरिज ईयर के। जनाब जब वहाँ पे सीरियल कर रहे थे ना, तो तभी इनके पता नहीं कितने सारे इंटरव्यू यहाँ पे पड़े हुए हैं कि जो इंटरव्यू होता है, एक तो ये होता है कि सेट पे गए और आपने इंटरव्यू ले लिया। इनके बाहर घूमते फिरते, यहाँ तक कि पूरा एक दिन इन लोगों के साथ में तो मुंबई में घूम रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, और जो पत्रकार है वो इनके साथ साथ जो इनको कवर कर रहा है, इनसे तरह तरह के सवाल पूछ रहा है। और मैडम जो ज़बरदस्त तरीके से, जैसे लाफ्टर अटैक आता है, हंस के वो सारी बातों का जवाब दे रही हैं, उसको छेड़ रही हैं, बार बार छेड़ रही हैं। और इतना ऐसे इंटरव्यू, ये एबीपी का एक इंटरव्यू था, मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूँ, आप लोग भी जाकर देख सकते हैं, इनके शादी से पहले का वो इंटरव्यू। तो इनका अफेयर तो जब ये सीरियल चल रहा था वहीं से सब कुछ शुरू हो गया था और वहीं से चीज़ें बाहर आनी शुरू हो गई थी। और उसी के नाते जो है ना, फिर जो इनकी मैडम की जो शादी थी वो एक्स मैरिज हो गई और हस्बैंड भी एक्स बन गया। और मासूम रिश्ते के बारे में तो क्या कहें। चलिए, जनाब की मजबूरी है झूठ बोलने की, तो बोलेंगे, क्योंकि अगर सारी बात सच बोल दी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ये यूट्यूब के जो चैनल हैं इन सब पर दिक्कत आ जाएगी। अब देखिए अगला सवाल, आपकी शादी में दिक्कतें तो आई होंगी, डिफ़िकल्टी आई होगी। अब वो दिक्कतें और डिफ़िकल्टी की बात क्यों आई? एक तो इसके लिए कि दोनों के जो रिलेशन थे वो अलग थे, तो इसलिए एक्सेप्टेबिलिटी में फैमिली में ये पॉसिबल होता है, नहीं होता है, कई बार पॉसिबल नहीं होता। जनाब कहते हैं कि नहीं कोई भी दिक्कत नहीं हुई। हम लोग जो पहले मिलते थे तो इसलिए घर वाले सारे लोग जानते थे, तो लोगों ने कोई जो है आराम से उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम तो जानते हैं। भाई थोड़ा सा ये कंडीशंस भी बताओ कि क्या क्या कंडीशन रखी गई थी, और फिर जो रिलीजन वाली प्रॉब्लम को कैसे करके सॉल्व किया गया। और दूसरी बात ये है कि जो मौधा से आने वाले हैं और भोपाल में रहने वाले हैं, वो लोगों ने कैसे करके एक डाइवोर्सी
लेडी के साथ में मैरिज को किस तरह से एक्सेप्ट कर लिया, जबकि इनके जो चर्चे जो ना उससे पहले भी शुरू हो गए थे। जब इस तरह की शादियां होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जनाब ने कुछ भी ना तो जिक्र किया ना कुछ बताया, बड़े आराम से कह दिया कि भाई इन लोगों को तो पहले पता था, तो इसलिए हमें कोई डिफ़िकल्टी हुई नहीं। तो देख लीजिए किस तरीके से कन्नी काट गए मेन सवालों से। अब एक सवाल आता है कि अगर आप जो है डब्बा के सीरियल में या फिर डब्बा के व्लॉग में जाते हैं तो कुछ चार्ज करते हैं? भाई ये तो हम भी मानते हैं कि ये आप आपस में इस तरह से नहीं करते होंगे, एक दूसरे से चार्ज वाली बात नहीं रहती होगी। और ऐसा ही उन्होंने जवाब भी दिया जनाब ने। अब क्वेश्चन ये भी आया कि लोग बाग आज की डेट में जिम में जाते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं और बॉडी बनाते हैं, और ख़ास तौर से जो फिल्म में काम करने वाले होते हैं उन्हें कई बार इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो ऐसा करते हैं। तो वही सवाल उसने करा कि क्या आपने ऐसा कुछ किया है? तो जनाब बहुत साफ कहते हैं नहीं मैं कोई स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं लेता। जनाब हमें नहीं पता आप स्टेरॉइड्स लेते हैं नहीं लेते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये जिम वाली बॉडी तो नहीं है कि जो कि बहुत मेहनत के बाद में अचीव की जाती है। जो बॉडी नेचुरल वे में बनती है उसको बहुत टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पर आप जिस तरीके से झलक के सेट पर हाँफते रहते थे डांस के बाद में, उससे तो नहीं लगता कि ये सारा कुछ जो है ना आपने अपनी मेहनत से ही बनाया है। सवाल किया गया कि जब झलक की ट्रॉफी नहीं मिली तो आपको कैसा लगा? एज़ यूजुअल उन्होंने कह दिया कि नहीं बुरा तो लगता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमने ये सोचा हो कि उसको क्यों मिल गया। हमने यही सोचा कि इतने करीब आके हमारे से ट्रॉफी क्यों करके छिन गई। जबकि आपको अगर याद हो, वो टाइम याद हो, तो बिल्कुल कटोरा लेके भीख मांगने को तैयार थे। तब तो सबके पीछे पड़ गए इसके वोट करो 50 वोट करो, 500 वोट करो, 1000 करो, 5000 वोट करो, सबके मोबाइल पकड़ के वोट करो। चाहे उसने वो प्रोग्राम देखा हो या ना देखा हो, सबसे बस वोट करा दो। और इंटरनेशनल मतलब बाहर के देशों से भी इनको वोट पड़े, और वो वोट पढ़ने के लिए इन्हीं के मतलब किसी भक्त ने वीडियो तक डाली कि कैसे कैसे करके वो उसका आईपी एड्रेस चेंज करके, यानी कि वीपीएन चेंज करके, और फिर उसके बाद में इंडिया वीपीएन डालकर, इंडियन कंट्री डालकर वो लोग वोट कर सकते। और मौधा जैसी जगह पे भी पैसे बांट के अनाउंसमेंट कराए गए, पर्चे छापे गए, पर्चे बंटवाए गए। तो वो प्रोपोगंडा तो सबको याद होगा। और किस तरीके से उसके बाद में भी आके इन्होंने थैंक यू बोला इस बात के लिए कि भाई आप लोगों ने ये किया तो मैं आपका ही बच्चा हूँ और मैं ज़रूर आपसे मिलने आऊँगा। अब झलक को ख़त्म हुए भी 6 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक तो जनाब जो है वहाँ मौधा नहीं गए हैं, और इस बात की आवाज़ इनके व्यूवर्स ही उठाते रहते हैं कि आप मौधा क्यों नहीं गए। बहुत लोग जानना चाहेंगे, तो इसलिए ना उसने एक ये सवाल भी किया कि आपकी नेट वर्थ कितनी है और आप एक शो का कितना चार्ज करते हो। देखिए भाई, सब शो का तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जो झलक दिखलाजा चल रहा था इसमें ये एक एपिसोड के 5 लाख रुपए इनको मिलते थे, और पूरे सीज़न के लगभग इन्होंने 75 से लेकर 85 लाख रुपए करीब कमाए थे। इसके अलावा भी इन्होंने कुछ सवाल पूछे जो कि इतने रिलेवेंट नहीं थे या कि इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे, तो उसको हम यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं। तो ये जनाब का बहुत दिनों बाद में एक इंटरव्यू आया, और उस इंटरव्यू में भी इन्होंने सच्चाई को साइड में रख के अपनी इमेज को जो बनाने की कोशिश करी। वैसे ही इंडस्ट्री में कोई भी इनके पास ना किसी प्रोग्राम के लिए आता है, ना ही कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए आता है, तो अपनी उसी इमेज को बरकरार रखने के लिए सारे क्वेश्चंस के आंसर किए। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।